डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सोशल साइंस का पेपर नंबर 1 जो आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का है। इससे पहले मैंने साइंस सब्जेक्ट आपका दोनों पेपर सॉल्व करा दिया है और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स के दोनों पेपर सॉल्व करा दिए हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हुए थे इनके सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाई। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जेम्स अगस्तस हिकी द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो सेकंड क्वेश्चन है। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ था इंडिया में, इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया, द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया इज डैश एट कोलकाता। तो कौन सा वो म्यूजियम है? तो आंसर हो जाएगा आपका इंडियन म्यूजियम। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। कोलकाता में जो फर्स्ट इंडियन म्यूजियम बनाया गया था उसका नाम था इंडियन म्यूजियम। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे आपका। इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग पेयर को। इसमें कौन सा पेयर रॉन्ग है ये आपको देखना है। तो इसमें आपको एक रॉन्ग पेयर जो है थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा, इब्न बतूता इंडिया। ये इंडिया के नहीं थे, इब्न बतूता आपको पता ही है, ये मोरक्को के थे। तो ये आपका रॉन्ग पेयर है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग रॉन्ग पेयर में शामिल कर लो आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड जो रॉन्ग पेयर बताना है आपको, इसमें आपको देखो ये गेम्स दिए गए हैं, कौन से आउटडोर और इंडोर गेम होते हैं। तो इसमें आट्या पाट्या जो गेम है आपका फोर्थ नंबर, ये इंडोर नहीं है, ये आउटडोर गेम है और ज़्यादातर ये गर्ल्स के द्वारा खेला जाता है, इसलिए ये इंडोर नहीं है, आउटडोर है। ठीक है, ये काफ़ी जो है अच्छा गेम है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा खेला जाता है इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि ये इंडोर नहीं है, आउटडोर गेम है, इसलिए ये जो है आपका ऑड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि इसमें से कौन सा ऑड और इवन है आपको बताना है, यानी कि कौन सा गलत पेयर है। तो यहाँ पे भाऊ महाजन जो है, इन्होंने जो आपका एक समाचार पत्र के ये जो है संपादक रहे हैं, तो उनके बारे में जो है यहाँ पर ये गलत जो है पेयर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका गलत पेयर कौन सा हो जाएगा? भाऊ महाजन वाला। भाऊ महाजन जो है, इन्होंने ये नहीं लिखा था पत्रिका, ये वाला इसका संपादन नहीं किया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, यानी कि चार्ट जो है यहाँ पर दिया गया, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें देखिए आपका 1932 में जो हुआ था वो बताना है, ये कौन से सन में हुआ था ये बताना है, और इसके बाद में 1946 में क्या हुआ था ये बताना है। ये सारे के सारे आपको लाइन वाइज जो हैं दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है यहाँ देखिए 1876 में आ जाएगा, जिसमें भारतवर्षीय प्राचीन अ, ऐतिहासिक कोश जो है 1876 में जो है आया था। ठीक है, भारतीय वर्ष प्राचीन ऐतिहासिक कोश। इसके बाद 1932 आगे जा कर के ये भारतवर्ष पश्चिम इसमें था आपका चरित्र कोश, जो 1932 में आया था। उसके बाद में भारतवर्षीय मध्ययुगीन जो है चरित्र कोश आया था, ये 1937 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, बस आपको यहाँ पर जो है सन डालना था यहाँ पे। और इसके बाद 1946 में भारतवर्षीय अर्वाचीन जो है चित्रकोश जो है ये आया था, चरित्र कोश। ठीक है, तो ये आपका 1946 में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको फिलअप करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फिलअप्स करने हैं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो है कौन कौन से हो सकते हैं? तो क्रिकेट हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, हॉकी हो सकता है, और भी हैं आपके, रेसलिंग हो सकती हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं, तो इनमें आपको फिलअप करना था। चारों में आपकी मर्जी से आपको जो भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स याद थे वो भर देना था। यहाँ पे हमने भरा हुआ है, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वॉलीबॉल भी है और बास्केटबॉल भी है, रेसलिंग वगैरह है, वेट लिफ्टिंग है। ये सारे के सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में होते हैं, सभी जगह खेले जाते हैं।
इसके बाद जो है नेक्स्ट जो थर्ड चार्ट है, इसमें आपको टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो होते हैं उसको बताना है। तो इसमें टेंजिबल जो हेरिटेज हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें प्राचीन प्राचीन स्थल आ जाएगा, चित्र आ जाएंगे, मूर्तियाँ आ जाएंगी, कलाकृतियाँ आ जाएंगी, ये सारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है एशियंट साइट्स जिसको बोलते हैं, प्राचीन स्थल, ठीक है। और उसके अलावा पेंटिंग्स जो हैं, चित्र आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्कल्प स्कल्पचर्स जो है आपकी, जिनको हम मूर्तियाँ बोलते हैं वो आ जाएगा, आर्टिफैक्ट्स आ जाएगा जो कि कलाकृतियाँ जिसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल होते हैं। और भी हैं, आप इन चारों को लिख सकते हैं, या अदर आपने कोई ऑप्शन लिखा है तो वो भी सही माना जाएगा। इसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं एनी ऑफ टू पे। तो हम सारे शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे जो जो पूछा गया है। तो यहाँ पे जो पहला शॉर्ट नोट है ये पूछा गया आपसे सबाल्टर्न हिस्ट्री के बारे में। सबाल्टर्न हिस्ट्री यानी कि सबाल्टर्न इतिहास क्या है, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सबाल्टर्न मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक्स, ठीक है। सबाल्टर्न का अर्थ क्या होता है, सबसे निचले पायदान पर। एंड सबाल्टर्न हिस्ट्री डेवलप्ड फ्रॉम द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। और सबाल्टर्न इतिहास इस विचार से विकसित हुआ कि जो इतिहास लिखना है उसको समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। दिस आइडिया वाज डेवलप्ड बाय द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की, ठीक है। और जो यह विचार था इतिहास का, ये इतिहासकार जो है एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये बताया सबल्टन हिस्ट्री के बारे में। सेकंड पॉइंट में द सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री आर प्रपोज टू बी फाउंड इन मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी। और जो सबल्टन इतिहास है इसका जो मेन उदय हुआ था वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन में जो है आप इसको देख सकते हैं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन जो है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। थर्ड जो इसमें हमारा पॉइंट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबल्टन हिस्ट्री इज फोल्कलोर, ठीक है ना। तो सबल्टन इतिहास लिखने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो लोक कथा है। फोल्क लोर जो है लोक कथा कहलाता है। तो लोक कथा से जो है सबल्टन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा सोर्स मिलता है। फोर्थ पोर्शन में है द इंडियन हिस्टोरियन रंजीत गुहा प्लेड ए मेजर रोल इन इस्टेब्लिंग सबल्ट्रियन हिस्ट्री एज ए इम्पोर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। और भारतीय इतिहासकार जो थे या इतिहास लेखक जो थे रंजीत गुहा, उन्होंने निम्न वर्ग की जो है स्थापना, मेजर रोल प्ले किया था इस्टाब्लिश करने के लिए निम्न वर्ग के जो निम्न वर्ग के लोग थे या निम्न वर्ग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक विद्यालय के रूप में जो है उन्होंने इसको जारी किया था। इसके बाद में पांचवा जो है इसमें पॉइंट आ जाएगा पायरोर टू हिम। और उनसे पहले भी सिमिलर थॉट्स वर एक्सप्रेस्ड बाय महात्मा ज्योतिराव फुल्ले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो इससे पहले भी जो गुहा ने जो अपने इतिहासकार में अपने निम्न वर्ग की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण शैक्षिक विद्यालय के रूप में भी जो उन्होंने इतिहास की चीज़ें जो है उसमें बताई थी या उसका जो है आगाह किया था, मतलब आगाज किया था। इसी तरह से उनसे पहले जो है सिमिलर थॉट रखने वाले एक महात्मा ज्योतिराव फुल्ले थे और दूसरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे। तो ये सबल्टन हिस्ट्री के बारे में इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से आप जितने भी अच्छे पॉइंट्स को अच्छे तरह से याद कर सकते हैं उनको कर लीजिए। इसके बाद में वोल्टेयर जो है इसको बोलेंगे कि वोल्टेयर पे आपको बताना है कि इसका मतलब छोटा सा क्या आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, क्या चीज़ है ये आपको समझानी है। तो वोल्टेयर वाज फ्रेंच एंड हिज ओरिजिनल नेम वाज फ्रांकोइस मैरी अराउंट। तो यहाँ पर जो है वोल्टेयर फ्रांसीसी थे और उनका मूल नाम जो था फ्रांकोइस मैरी एरोएट था, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट में ही ओपेंड ओपिएंड दैट along with objective truth and chronology of historical events considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography। और उनका मत था कि ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उसमें सत्य और कलाक्रम के साथ साथ जो इतिहास लेखन और सामाजिक परंपरा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और कृषि आदि पर विचार करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में थर्ड जो पार्ट है इसमें उन्होंने बताया था कि इट गेव, मतलब वोल्टेयर की बातें हम जो
उन्होंने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, तो वो क्या क्या उनके हिसाब से थे वो चीज़ें हम बता रहे हैं। इट गेव राइज द टू द थॉट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। और उनका ये भी मानना था कि इनका सोच ये था कि उनका विचार ये था कि मानव जीवन के सभी पहलुओं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों अगर इतिहास को लिखना है तो, अगर इतिहास लिखना है तो मानव के सभी गतिविधियों को या पहलुओं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस इट इज सेड दैट वोल्टेयर वाज ए फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि वोल्टेयर जो है आधुनिक इतिहास लेखन के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको थर्ड वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट छोटा सा एक बताना है। यहाँ पर जो है लोअर म्यूजियम, लोअर संग्रहालय के बारे में बताना है। तो लोअर संग्रहालय क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में है द लोअर म्यूजियम इन पेरिस वाज इस्टेब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी। तो लोअर जो है संग्रहालय 18वीं शताब्दी में पेरिस के अंदर स्थापित किया गया था। इट हैज़ एंटिक्विटीज़ कलेक्टेड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ फ्रांस। और इसमें जो है फ्रांस के शाही परिवार द्वारा संग्रहित प्राचीन वस्तुओं को रखा गया था। और तीसरा जो है द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा बाय लियोनार्डो दा विंची इज केप्ट इन दिस म्यूजियम। और जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग जो है जो मोनालिसा का है, जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था, इसी संग्रहालय में रखी गई है। और द एंटिक्विटीज ब्रॉट बैक बाय नेपोलियन बोनापार्ट ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम कॉन्सिक्वेस्ट आर एग्जिबिटेड इन दिस म्यूजियम। और जो नेपोलियन बोनापार्ट जब विजय करके लौटे थे, जब मतलब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और ये विजय करके वहाँ से विजय के दौरान जब लौटे थे, वापस आए थे, तो उनके जो भी पुरावशेषों को इस संग्रहालय में, जो उनके पुरावशेष थे उनको इसी संग्रहालय में रखा गया था। इसके बाद इसका पांचवा पॉइंट है प्रेजेंटली द म्यूजियम हैज़ मोर देन 3,80,000 आर्ट फैक्ट्स। तो यहाँ पर जो है वर्तमान में संग्रहालय में 3,80,000 से अधिक जो है कलाकृतियाँ मौजूद हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस। तो सबसे पहला रीज़न आपको जो स्टेटमेंट पूछा गया है, क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को। जो स्टेटमेंट है, वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि हमें अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना चाहिए। तो इसके ऊपर में आपको इस स्टेटमेंट का जो है रीज़न एक्सप्लेन करना है, क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। हम कह सकते हैं अतीत के दृश्य और अदृश्य जो अवशेष है वो वर्तमान में मौजूद हैं। दे रिप्रेजेंट द थॉट एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स। और जो है ये हमारे पूर्वजों के विचारों और परंपराओं को जो है दिखाते हैं या फिर जो है प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद थर्ड जो है वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम। और हमें जो है इनके प्रति कई प्रकार की जिज्ञासा और आकर्षण जो है दिखाई देता है। इसके बाद में जो है चौथा पॉइंट, द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विद आवर ओरिजिन। और हमारी जो विरासत है वो हमें, हमारी जो विरासत है वो इतिहास से हमें अच्छी तरह से जो है जोड़ती है। देयरफॉर इट्स बिकम नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर फ्यूचर बेनिफिट्स एज वेल एज द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। इसीलिए जो है हमें जो है ज़रूरत है, नेसेसरी है कि प्रिजर्व करें और कंजर्व करें हमारा जो फ्यूचर बेनिफिट के लिए इन सभी कल्चरल हेरिटेजेस को और नेचुरल हेरिटेजेस को, और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में आपसे क्या पूछा गया है ये देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए थे और अच्छे क्वेश्चंस आए थे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सोचे कि नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे और वाकई मीनिंगफुल क्वेश्चंस थे। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को जो है हमें अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि हम जब कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या पूछा गया है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि जो समाचार पत्रों के लेख होते हैं उसके लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। तो इसका रीज़न हमें बता देना है और जो है इसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ बता देना है स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट पॉइंट में हम इसमें लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू अनफोल्ड एन बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज़ वी हैव टू रिजोर्ट द हिस्ट्री।
अगर हम बात करें किसी घटना की पृष्ठभूमि को अगर समाचार में प्रकट करना है तो हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हम लिख सकते हैं, सम कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, और समाचार पत्रों में कुछ कॉलम जो है ऐतिहासिक घटनाओं पे आधारित होते हैं। उसके बाद में है, दीज कॉलम्स प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट इन द पास्ट, और जो ये कॉलम होते हैं ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीति के बारे में ऐतिहासिक जानकारी जो है प्रदान करते हैं ऐतिहासिक घटनाओं से। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिश सप्लीमेंट्स इन एडिशन to the regular edition or special issues to mark the completion of 50 or 100 years of event. On such occasion one has to review history of that particular event. समाचार पत्र जो है इसमें किसी कार्यक्रम के 50 या 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है नियमित संस्करण और विशेष मुद्दों को जो है इसमें प्रकाशित किया जाता है। ऑन सच ओकेजन्स, और इस तरह के मौके पर जो है वन हैज़ टू रिव्यू हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, और इस मौके पर जो है उस विशेष घटना के बारे में कोई भी समीक्षा जो है कर सकता है। इसके बाद जो है पांचवा पॉइंट है, इवन वाइल राइटिंग कॉलम लाइक व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑन दिस डे इट इज़ नेसेसरी टू नो द पास्ट इवेंट। और यहाँ पर जो है सीधा सीधा बोला गया है कि अगर इतिहास के इस दिन के बारे में कुछ भी हुआ होगा, अगर लिखना है कॉलम में, लिखते समय हमें पिछली घटनाओं का जानना आवश्यक है। और छठा जो है, हैंस नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ सच टाइप, और इसी प्रकार जो है इतिहास का ज्ञान आवश्यक है अगर हमें कुछ भी जो है एसेंशियल लिखना है तो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें थर्ड पार्ट जो है, टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, तो खिलौने हमें सांस्कृतिक या सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बताते हैं, इसको भी हमें बताना है क्या ये सही है और इस स्टेटमेंट को फुलफिल करना है। तो यहाँ पर जो है पहला पॉइंट अगर हम बात करें, ए ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज ऑफ एंटरटेनमेंट इज गोइंग ऑन सिंस एशियंट टाइम्स, तो हम कह सकते हैं कि मनोरंजन के लिए तरह तरह के खिलौने बनाने की परंपरा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है। सेकंड पॉइंट है, टॉयज गिव अस एन आइडिया अबाउट द कल्चरल एंड रिलीजियल डेवलपमेंट ऑफ दैट पीरियड, खिलौने जो है हमें उस काल के संस्कृति और धार्मिक विकास के बारे में जो है विचार प्रदान करते हैं, उसके बारे में एक आइडिया देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में हम, क्ले मॉडल्स ऑफ फोर्ट्स एंड इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज placed on the fort gives us an idea about the structures of fort during that period। और जो क्ले होता है यानी कि जो मिट्टी के किलों के जो मॉडल होते हैं, किले जो जानते हैं ना आप, बड़े बड़े जो किले होते हैं पुराने ज़माने के, तो मिट्टी के जो किलों के जो मॉडल होते हैं, और उन पर जो है उन मॉडल पे छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र से हमें उस समय के या उस दौरान के किलों की संरचनाओं के बारे में जो है पता चलता है, और उसके बारे में हमें जो है बहुत सारे विचार जो है आ जाते हैं। और चौथा जो है इसमें, एन आइवरी डॉल फाउंड एट पोम्पेई एंड एसेंट सिटी इन इटली सेट्स लाइट्स ऑन आइडो रोमन ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस, और इटली के एक प्राचीन शहर पोम्पेई में मिली हाथी दांत की गुड़िया इंडो रोमन पर प्रकाश डालती है, और जो कि व्यापार और संस्कृति के संबंध में है। इसके बाद में पांचवा जो पॉइंट है, द मेंशन ऑफ गेम्स, टॉयज एंड फ्लाइंग एंड डांसिंग डॉल्स इज कथा सरित्र सागर गिव्स अस एन आइडिया अबाउट कल्चरल हिस्ट्री ऑफ टॉयज। तो यहाँ पर जो है कथा सरित्र सागर जो है कथा सरित्र सागर जो है इसमें खेल, खिलौने और उड़ाने वाले और नृत्य करने वाले इस तरह की गुड़ियाओं का उल्लेख जो है हमें मिला है, और हमें खिलौनों से जो है इतिहास के संस्कृति के बारे में जो है विचार प्रदान होता है या विचार मिलता है। और छठा जो पॉइंट है, इन दिस वे वी कम टू नो अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री फ्रॉम द टॉयज, और इस प्रकार जो है हम टॉयज से यानी खिलौनों से जो है सांस्कृतिक इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, यहाँ पे रनिंग कमेंट्रीज ऑफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टेड बाय बाल जे पंडित ऑन आकाशवाणी वार एंटरटेनिंग, तो क्या वो एंटरटेनिंग था? सीधा सीधा इसने पूछा क्या है, अगर हम बात करें तो आपके
जो जे पंडित बाल जे पंडित थे जो आकाशवाणी पर क्रिकेट की कमेंट्री करते थे, क्या वो एंटरटेनिंग था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए पहले यहाँ पे पॉइंट से देख लेते हैं। बाल जे पंडित वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर क्रिकेट कमेंट्री। बाल जे पंडित जो है क्रिकेट कमेंट्री में सबसे पहले कमेंटेटर बनने वाले एक क्रिकेटर थे। पीपल यूज टू लिसन वेरी एगरली टू हिज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी, और आकाशवाणी के उनके प्रशासन को, उनके कमेंट्री को जो है लोग बड़ी उत्सुकता से सुनते थे। और उसके बाद में his well studied commentaries were full of information about the history of the playground, career history of the players, or encoded about the game and the established records of the game। जो उनकी कमेंट्री थी, उनके द्वारा जो खेल के बारे में टिप्पणी की जाती थी, मैदान के इतिहास के बारे में बताया जाता था, खिलाड़ियों के करियर के इतिहास के बारे में बताया जाता था, या खेल के बारे में जो भी व्याख्यान किए जाते थे, या खेल के स्थापित रिकॉर्ड के बारे में जो भी जानकारी मिलती थी, वो बहुत ज़्यादा जानकारियों से भरपूर थी। और हिज कमेंट्रीज यूज टू बी एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ दीज हिस्टोरिकल डिटेल्स। और इन्हीं ऐतिहासिक विवरणों के कारण जो है उनकी कमेंटेटरी जो है वो बहुत ज़्यादा मनोरंजक हुआ करती थी। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ रीड करना है एक्सट्रैक्ट को, और उसके बाद में जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो है सोहागरा कॉपर प्लेट, यानी सोहागरा जो है ये आपका ताम्रपात होता है। सोहागरा जो है ये एक ताम्रपात होता है, और इसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया है कि ये जो है द कॉपर प्लेट वाज फाउंड एट सोहागरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया, इसको पढ़ लेना। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन से पूछे जाएंगे मैंने पढ़ लिया, आप इस वीडियो को पॉज करके, चाहे आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद जब आप इसको समझ जाओगे तो इसके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं हम देंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वाज द सोहागरा कॉपर प्लेट फाउंड। अभी अभी हमने पढ़ा द सोहागरा कॉपर प्लेट वाज फाउंड एट सोहागरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सेकंड जो क्वेश्चन है, यानी कि इसमें सीधा सीधा क्या पूछा गया कि सोहागरा कॉपर प्लेट कहाँ पर मिला था। तो अभी अभी हमने इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ा कि सोहागरा जो कॉपर प्लेट था वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मिला था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बातें कर लेते हैं। तो इसमें जो दूसरा पूछा गया है, इन विच स्क्रिप्ट इन सोहागरा कॉपर प्लेट, तो इन विच स्क्रिप्ट है, तो सोहागरा कॉपर प्लेट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कौन से स्क्रिप्ट में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में सोहागरा कॉपर प्लेट के बारे में जो है ताम्रपात्र के बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोहागरा कॉपर प्लेट एट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आपको सोहागरा ताम्रपात्र की जो है महत्व की व्याख्या करनी है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना, और या फिर इन एट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के स्रोत के रूप में। तो इम्पोर्टेंट ऑफ सोहागरा कॉपर प्लेट एट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज, फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं, एट द सोहागरा कॉपर प्लेट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड we get the information about the political, social and economic conditions of that period या this period। क्योंकि सोहागरा ताम्रपात्र जो है मौर्य काल का माना जाता है, इसलिए हमें इस काल की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में इससे जानकारी मिलती है। सेकंड है, द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स ए रॉयल ऑर्डर दैट द ग्रेन्स स्टोर्ड इन द ग्रैनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली which is suggested the precautions taken in the time of famine। तो इसमें सीधा सीधा बोला है, शिलालेख जो है एक शाहीक आदेश दर्ज कराता है, अन्न भंडार में रखे जाने वाले जो अनाज हैं उसको सावधानी से वितरित किया जाना चाहिए, और जो एक समय में बरते जाने वाली एक जिस समय में ये जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस समय में बरती जाने वाली सावधानियों का जो है ये सुझाव देता है, और साथ ही साथ प्रिकॉशंस देता है कि जो अकाल होता है उसमें भी क्या करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, एनी टू आपको बताना है। हाउ कैन वी
कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट। तो आप कैसे जो है इतिहास को हमारे वर्तमान के साथ जो है प्रयोग कर सकते हैं या अनुप्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम अपने वर्तमान के साथ हिस्ट्री को किस तरह सह संबंधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है जो आपका, इसको देखिए, इसमें जो है हिस्ट्री स्टडीज पास्ट इवेंट, यानी कि इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का अध्ययन कराता है। दिस नॉलेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट एंड गाइड फ्यूचर। और जो है ये ज्ञान जो है हमारे को वर्तमान को समझने और भविष्य का मार्गदर्शन करने में, या भविष्य के बारे में जो है कुछ आगे की योजनाओं के बारे में जो हमें मार्गदर्शन देता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसको देखिए, मैन डिसाइडेड प्रेजेंट एक्शंस बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स। तो मनुष्य जो है अतीत की घटनाओं के आधार पर ही वर्तमान की क्रियाओं का जो है निर्णय करता है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है, विजिबल एंड इनविजिबल रेलिक्स ऑफ पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। और जो आपका अतीत के दृश्य या अदृश्य अवशेष जो है वो वर्तमान में मौजूद होते हैं। इसके बाद में चौथा पॉइंट है, हिस्ट्री रिप्रेजेंट्स द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। इट इज़ आवर हेरिटेज और इट लिंक्स अस टू आवर ओरिजिन। और हिस्ट्री जो है क्या करता है, इतिहास हमारे पूर्वजों के रचनात्मक विचारों और परंपराओं का जो है उससे अवगत कराता है। और ये हमारा जो है विरासत में हमें मूल हमारे को हमारे विरासत के मूल चीज़ों से जोड़ता है। और पांचवा पॉइंट हम लिख सकते हैं, अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल। और जो अप्लाइड हिस्ट्री है, जिसको हम व्यवहारिक इतिहास भी बोलते हैं, हमारी विरासत के संरक्षण से संबंधित है। और इससे लोगों के लिए जो है ये क्या बनाता है, अपने आप को सुलभ बना देता है। और जो सिक्स्थ जो पॉइंट है इसमें है आपका, अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग्स राइट डायरेक्शन फॉर बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर। और व्यवहारिक हिस्ट्री या अप्लाइड हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, इस इतिहास की सहायता से हमारे वर्तमान की समझ और हमारे भविष्य के लाभ के लिए सही दिशा खोजने के लिए जो है ये हमारी मदद करता है। जो हमारा ये है अप्लाइड हिस्ट्री और प्रेजेंट जो है इसी तरह से हमारी जो समस्याओं को समाधान करता है रिलेटेड टू द हिस्ट्री। इन 6 पॉइंट से हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट, राइट इन डिटेल हिस्ट्री ऑफ आकाशवाणी। तो आपको डिटेल में आकाशवाणी का इतिहास जो है वो थोड़ा सा बताना है। तो इसमें पहले पॉइंट के हिसाब से हम पॉइंट वाइज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि पॉइंट्स जो है आसानी से याद रहते हैं। अगर हम पैराग्राफ बना देते तो आपको जो है ये पैराग्राफ याद करने में मुश्किल होता है। पॉइंट वाइज आप आसानी से याद कर सकते हैं। और एक दो पॉइंट अगर मान लो आप कम भी लिखते हो या अपनी तरफ से बना के भी लिखते हो तो आपका जो आंसर अच्छी तरह से पूरे नंबर कैरी कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है आकाशवाणी के बारे में, एक हिस्ट्री ऑफ आकाशवाणी के बारे में एक छोटा सा डिटेल लिखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी, ए प्राइवेट रेडियो कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स। इसमें बोला गया है कि इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी आईबीसी एक निजी रेडियो कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है, जो दैनिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने वाली पहली कंपनी थी। और इसके बाद दूसरा जो है इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, लेटर द सेम कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेम्ड एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, आईएसबीएस के नाम से इसको चेंज कर दिया गया था। यानी कि बाद में क्या हुआ, इसी कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो या ब्रिटिश सरकार ने जो है अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है रख दिया। इसके बाद में थर्ड पॉइंट जो और हम बता सकते हैं, ऑन 8 जून 1936 इट वाज रीनेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो AIR। और 8 जून 1936 को जो है इसका नाम चेंज किया गया और नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। इसके बाद जो है इनिशियली एयर, यानी कि एयर इंडिया रेडियो, एयर का फुल फॉर्म ध्यान रखना, इनिशियली एयर ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। जो शुरुआत में जो है प्रारंभ में आकाशवाणी ने जो है सरकारी कार्यक्रम और उसकी योजनाओं का ही प्रसारण किया।
उसके बाद और हम लिख सकते हैं इट वाज नेम्ड एज आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ फेमस पोएट पंडित पंडित नरेंद्र शर्मा। और प्रसिद्ध कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर जो है इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। और छठे पॉइंट में आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग और लिटरली प्रोग्राम्स स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर्कर्स द यूथ एंड द वुमेन। और आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी ने विभिन्न मनोरंजक प्रोग्राम, जागरूकता पैदा करने वाले प्रोग्राम, साहित्य के बारे में जो जानकारी देते हैं उस तरह के प्रोग्राम, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का जो है प्रसारण करने लगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आउटडोर एंड इनडोर गेम्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक तरफ आउटडोर रखेंगे एक तरफ इंडोर रखेंगे और हम जो इस क्वेश्चन के आंसर को समझ पाएंगे। देखिए ज़्यादा डिफरेंस आपको अच्छी तरह से पता होगा, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है कि आपको इन डिफरेंस समझ में नहीं आएंगे। बहुत ही सिंपल से डिफरेंस है और इनको आपको इसी तरह से लिखना होगा जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के मिले। देखिए इंडोर गेम्स में क्या होता है, दोज गेम्स विच कैन बी प्लेड इनसाइड होम और एनी क्लोज स्पेस और कॉल्ड इंडोर गेम्स। तो वो खेल जो घरों में के घर के अंदर खेले जाते हैं या किसी बंद जगह पे खेले जाते हैं वो इंडोर गेम्स के अंदर आते हैं। इसी तरह से आउटडोर गेम जो है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये आउटडोर गेम्स जो है एक बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ये जो है कहीं पर छोटे जगह पे नहीं खेला जा सकता, ठीक है, और ना ही घर के अंदर इसको खेला जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इंडोर गेम्स की बात करें तो इंडोर गेम्स हेल्प टू डेवलप मेंटल स्किल एंड कैपेबिलिटीज़। और इंडोर गेम्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है हमारे मेंटल यानी कि मानसिक स्थिति को, यानी मानसिक विकास को और हमारे कौशल को जो है बढ़ाने में मदद करते हैं। और उसकी जगह अगर हम आउटडोर गेम्स की बात करें तो आउटडोर गेम्स डेवलप आवर फिजिकल स्किल्स एज आर मोस्टली रिलेटेड टू द फिजिकल एक्सरसाइज। और जो आउटडोर गेम्स है इसमें सबसे ज़्यादा हमारे को फिजिकल वर्क करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, कूदना फाड़ना पड़ता है, ये बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे ये फिजिकल स्किल को डेवलप करता है, शारीरिक जो विकास है उसका ज़्यादा ध्यान रखता है क्योंकि ये फिजिकल रिलेटेड एक्सरसाइज पे डिपेंड है। थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं हमारा जो इंडोर गेम्स है डू नॉट रिक्वायर्ड मच स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। जो इंडोर गेम्स है इसमें ज़्यादा आपको जो है ताकत और सहन शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि आउटडोर गेम्स में जस्ट इसका अपोजिट होता है, वहाँ पर स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए ताकि आप लोग जो है अपने फिजिकल वर्क को पूरी तरह से कर पाएँ। फोर्थ पॉइंट में हम और इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो आपका इंडोर गेम्स होता है, इंडोर गेम्स जनरली नो फिजिकल मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड। और इंडोर गेम्स ज़्यादातर होते हैं वो एक जगह बैठे बैठे ही खेले जाते हैं जिसमें ज़्यादातर फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। इसके जस्ट अपोजिट में आउटडोर गेम्स में ऐसा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट की आवश्यकता होती है। पांचवा जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं इंडोर गेम्स कौन से हो सकते हैं, आउटडोर गेम कौन से हो सकते हैं। तो इंडोर गेम में हमारा चेस हो गया, कार्ड गेम हो गया, स्नैक एंड लैडर वाला गेम जो है लूडो वाला वो हो गया, सारे के सारे आराम से एक जगह बैठे बैठे हम खेल सकते हैं। लेकिन अगर हम आउटडोर गेम्स की बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स में हमारे क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल वगैरह आते हैं जिसके लिए बहुत बड़ा मैदान चाहिए जिसमें हमें भाग भाग करके उसको खेलना पड़ता है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें हो जाए व्हाट आर द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री अवेलेबल टू हिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया पर्यटन और जो आपका आतिथ्य बोलते हैं जिसको हॉस्पिटलिटी मतलब अतिथि सत्कार। तो जो अतिथि सत्कार वाले इंडस्ट्रीज़ हैं जो मतलब उनको घुमाते हैं टूरिज्म वाला है, तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये इतिहास के छात्रों के लिए किस तरह से उपलब्ध हैं इसके अवसर, तो ये हमें बताना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसको हम बताएंगे ताकि हमको समझ में आ जाए आसानी से। तो द मेन प्रोफेशन एसोसिएटेड विद टूरिज्म इज़ लोकल गाइड, ट्रांसलेटर, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिजन्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज। तो जो मेन प्रोफेशन जो इसके साथ पर्यटन के साथ जुड़ा हुआ पेशा जो है वो क्या होता है, इसमें स्थानीय गाइड होते हैं, अनुवादक होते हैं जो अनुवाद करते हैं किसी जगह का, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं तो उनको बताना पड़ता है ट्रांसलेट करके, और स्थानीय हस्तशिल्प जिसको बोलते हैं हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट, स्थानीय हस्तशिल्प, ये जो है इन सब चीज़ों को देखते हैं। और आर्ट
आर्टिजन्स जो होते हैं यानी कारीगर जो होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो कुटीर उद्योग, और जो है आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में दीज पीपल हेल्प द विजिटर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेलिटी एंड मेक देम अवेयर ऑफ लोकल ट्रेडिशन। और इस तरह के लोग जो इसमें जुड़े होते हैं पर्यटन में, ये लोग क्या है, जो घूमने वाले विजिटर्स होते हैं जिसको आगंतुक भी बोलते हैं, उनको स्थानीय जो स्थानीय चीज़ें हैं इनके महत्व को समझाने और स्थानीय परंपराओं से अवगत कराने में मदद करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है इसमें हम लिख सकते हैं द लोकल मार्केट्स विल बी विजिटेड बाय द विजिटर्स वेयर दे बाय द लोकल प्रोडक्ट्स विच इंक्रीज द मार्केट फॉर लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। और लोकल मार्केट विल बी विजिटेड बाय द विजिटर्स यानी कि जो विजिटर्स हैं उनके द्वारा स्थानीय बाज़ारों का दौरा किया जाता है, जहाँ पर वे स्थानीय उत्पादों को खरीदते हैं और जो स्थानीय हस्तशिल्प बाजार है उनको जो है बढ़ावा भी देते हैं। इसके अलावा जो है विजिटर्स स्टे इन होटल्स एंड पे फॉर बुक्स और सोवेनिरीज विच रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटलिटी इन इंडस्ट्री। और जो विजिटर्स होते हैं ये होटलों में रहते हैं और स्मृति चिन्ह के लिए जो है भुगतान भी करते हैं। परिणाम स्वरूप जो है आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है इनमें विकास होता है। इसके अलावा जो है पांचवा पॉइंट, दिस कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। और यह जो है ये सब एक्टिविटी जो करते हैं फॉरेनर्स जो आते हैं, आगंतुक बोलिए या फिर विजिटर्स बोलिए, तो ये जो आते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था के विकास में इस तरह से ये योगदान भी देते हैं। हैंस ए गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ employment are available in the tourism and hospitality industry। इस तरह से हम कह सकते हैं पर्यटन में रोजगार और अच्छे अवसर उपलब्ध है। आप आसानी से इन पॉइंट से उसे समझ सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट जो दिया एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज, तो आपको पूछा गया है सीधा सीधा लोकतंत्र का सार क्या है। तो लोकतंत्र का कौन सा सार होगा ये आपको बताना है। तो लोकतंत्र का कौन सा सार होता है यही आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस जो हैं बहुत सारे हैं, इनमें से जो राइट ऑप्शन है उसी को चूज करना है। तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सीधा सीधा कि एसेंस जो होता है वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एसेंस क्या होता है एक डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एसेंस क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब पावर का सभी जगह पे बंटवारा होना, यही इसका एसेंस है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसमें पूछा गया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड डैश ट्राइब फ्रॉम उड़ीसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इसमें सीधा सीधा क्या पूछा गया है कि जब आपका प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था उस समय यानी स्वतंत्रता पूर्व के काल में उड़ीसा की कौन सी जनजाति थी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुई, वो कौन सी जनजाति थी, तो उसका नाम था गोंड जनजाति। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। और आपको जो सत्य असत्य अगर आप बता भी देते हो तो आपको उनके रीजंस भी देने हैं कि भैया ये आंसर इसलिए सही है या इसलिए गलत है, तो ये रीजंस भी आपको देने होंगे। तो हम देखते हैं पहले स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट पूछा गया है द जजमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑन वेरियस सब्जेक्ट हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। तो जजमेंट ऑफ कोर्ट जो है वो सभी विषयों के बारे में जो राय देती है कोर्ट, इसी ने जो है पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है इंडिया में मोर मैच्योर बना दिया है। ठीक है, मैच्योर का मतलब आप जानते ही, यानी कि विभिन्न विषयों पर न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो उसको न्यायालय के निर्णयों ने जो राजनीतिक भारत में राजनीतिक प्रक्रिया को परिपक्व यानी कि बहुत मैच्योर बना दिया है। तो ये क्या सही है?
तो यस, हमारा कोड जो है वो सभी राजनीतिक दलों पे और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर पूरा का पूरा जो है ध्यान रखता है। इसीलिए आप देखते हैं कई चीज़ें जो हैं हमेशा अदालत से ही आती है। गवर्नमेंट भले ही फैसला दे दे, लेकिन आप पिटीशन फाइल करके या फिर उसके खिलाफ जो है आप कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं उच्च अदालत से। तो वो जो फैसला सुनाते हैं वो सर्वमान्य होता है, उसमें गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप नहीं चलता। तो पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है वो एक अच्छा जो है एक कह सकते हैं मैच्योरिटी के रूप में बनाती है या उसको देखती है या अपना राय देती है। तो ये हम बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है वो उस रीज़न को हम डिस्क्राइब कर देंगे। सबसे पहला रीज़न जो हम बताएंगे, द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड मोर मीनिंगफुल थॉट वेरियस थ्रू वेरियस डिसीजन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा है, संविधान में मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है और न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसे और अधिक सार्थक जो है बनाया जा सकता है। दूसरा जो है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच कोर्ट हैज़ गिवन जजमेंट्स इंक्लूड राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। तो सम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये जजमेंट्स जो होते हैं कोर्ट के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर न्यायालय के निर्णय दिए जाते हैं उनमें बच्चों के अधिकार शामिल होते हैं, मानव के अधिकार की सुरक्षा शामिल होती है, और औरतों के मान सम्मान की रक्षा की बात शामिल होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शामिल किया जाता है और आदिवासी सशक्तिकरण को भी शामिल किया जाता है। ये सारे के सारे चीज़ें जो है न्यायपालिका द्वारा जो है इस पर कई कई बार निर्णय जो है दिए जाते हैं। इसके बाद जो है आप और एक पॉइंट लिख सकते हैं, दीज एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। और जो है हम कह सकते हैं कि इन प्रयासों ने ही भारत में राजनीतिक प्रक्रिया को और अधिक मैच्योर बना दिया है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसमें ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, फिर इसका रीज़न देना है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स as to when and in how many stages the election would be held in a particular state। क्या ऐसा होता है? क्या स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट को समझिए कि राज्य सरकार तय करती है कि कब और कितने दिन में जो है चुनाव को एक विशेष राज्य में करवाना होगा। तो राज्य सरकार इसको नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है इस डिसीजन को, तो यहाँ पे हो जाएगा ये फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद में रीज़न दे देंगे हम। तो द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन इज इंस्ट्रक्टेड एंड ट्रस्टेड अपॉन द मैनेज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो सीधा सीधा इसमें बोला गया है चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग द्वारा ही सौंपी जाती है और उसी के द्वारा जो है इसको प्रतिबंधित किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट इट मे अडॉप्ट ए बायस्ड अप्रोच। अगर यह जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी जाएगी तो वो पक्षपात का रवैया भी अपना सकते हैं। थर्ड पॉइंट में, देयर फॉर इट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन एज टू व्हेन एंड इन हाउ मैनी स्टेटेड इट विल बी कंडक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन ही चुनाव आयोग ही ये तय करता है कि कब और कितने चरणों में चुनाव को करवाना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम रीज़न लिख देंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो पूछा गया इसको भी हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसमें पूछा गया उपभोक्ता आंदोलन अस्तित्व में आया है। क्या ये सही बात है कि जो कंज्यूमर जो कभी कभी आंदोलन करते हैं, किसी चीज़ के लिए आंदोलन का मतलब कोई चीज़ गलत है और ये उसके अलावा जो है आप उस बात को आप जाहिर करें और गवर्नमेंट उस चीज़ को मान ले, तो यस ऐसा हुआ है। इसीलिए कंज्यूमर राइट्स जो हैं बनाए गए हैं, बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स है। ठीक है ना, तो उसमें जो है आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कंज्यूमर मूवमेंट केम टू इन एग्जिस्टेंस। यस इट इज़ राइट कि कंज्यूमर जो आंदोलन है वो एग्जिस्टेंस में आया है और इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको कंज्यूमर्स को बहुत ही ज़्यादा उच्च श्रेणी में रखती है और उनकी बातों को ध्यान देती है और उनमें उनके साथ कोई पक्षपात हुआ हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसके लिए जो है कानून भी बनाए गए हैं। तो इसके रीजंस क्या है, द कंज्यूमर फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज इफ़ चेंजिंग इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम। तो कंज्यूमर क्या करते हैं,
उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है यदि अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में कोई भी बदलाव होता है तो। उसके अलावा जो है दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, अडल्ट्रेशन और इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंज्यूमर्स। और अडल्ट्रेशन जो होता है आपका, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मिलावट होता है, और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि उत्पादों की बढ़ती हुई कीमत है, और फॉल्टी वेट्स यानी दोषपूर्ण जो माप होते हैं, ठीक है, ये, और मेजर्स, ठीक है, आर सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द कंज्यूमर्स। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है कंज्यूमर्स द्वारा, उपभोक्ताओं द्वारा जो है बार बार देखा जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, इसीलिए तो एग्जिस्टेंस में है ये, मिलावट ना हो। देखते हैं आप कई जगह दिवाली के समय में मिठाइयाँ पकड़ी जाती हैं, कई जगह पे दूध पकड़े जाते हैं, कई जगह पे बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं जिसमें मिलावट होती है। अभी बीच में आपने देखा होगा मैगी को बंद कर दिया गया था, जिसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा डाली गई थी कंपनी के द्वारा। उसकी जांच हुई, एडल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं हम, मिलावट, तो उसमें मिलावट हुआ था, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। तो पूरे मैगी जो कंपनी है उसने सारे स्टॉक्स को पूरे मार्केट से दोबारा रिकवर किया और उसको जो है वेस्ट किया, और उसको अगर रीप्रोसेस्ड कर सकती थी रीप्रोसेस्ड करके उसमें से लेड की मात्रा जो होती है उसको कम किया गया। तो इस तरह से इन सब चीज़ों की वजह से ही जो है हमारा कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। और इससे पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे जिसकी वजह से ये एग्जिस्टेंस में आ चुका है। और थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम सच फ्रॉड्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1986। और इसी तरह के कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं को संरक्षण, इस तरह के फ्रॉड से संरक्षण प्राप्त प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 को पास किया गया था। इसके बारे में आप 11th क्लास में, 12th क्लास में जब आर्ट्स कॉमर्स लेंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां, इसमें ए पार्ट में पूछा गया है आपको फॉलोइंग कॉन्सेप्ट को जो है राइट आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब इस अवधारणा को स्पष्ट करना है, यानी इस कॉन्सेप्ट को आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी का मतलब होता है बहुदलीय प्रणाली सिस्टम, है ना। बहुदलीय प्रणाली बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम को। तो इसको हमें स्पष्ट करना है कि क्या होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि ए मल्टी पार्टी सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव आइडियाज पार्टिसिपेट इन नेशनल इलेक्शंस, ठीक है। तो बहुदलीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जहां पर कई राजनीतिक दल जिनके पास अपने अपने विचार हैं वे राष्ट्रीय चुनावों में जो हैं भाग ले सकती हैं या भाग लेती हैं। उसके बाद दूसरा है, ए लॉट ऑफ कंट्रीज दैट यूज दिस सिस्टम हैव ए कोलिलेशन गवर्नमेंट, मीनिंग many parties are in control and they all work together to make laws, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इस प्रणाली का उपयोग करने वाले बहुत सारे देश में एक गठबंधन सरकार है, जिसका अर्थ है कि कई पार्टियां नियंत्रण में होती हैं और वे सभी कानून बनाने के लिए मिलकर के काम करती हैं, ठीक है। इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम जो है हम इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंट्रीज विद मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम टेंड टू हैव ग्रेटर वोट पार्टिसिपेशन। और बहुदलीय राजनीति व्यवस्था जिन देशों में है वहाँ पर मतदाताओं की भागीदारी जो है बहुत ज़्यादा देखी जाती है। नो डेमोक्रेसी कैन सर्वाइव विदाउट मल्टी पार्टी सिस्टम। और हम अंत में कह सकते हैं कि मल्टी पार्टी यानी बहुदलीय प्रणाली के बिना कोई भी लोकतंत्र जो है जीवित नहीं रह सकता। अगर हम कह सकते हैं कि अगर मल्टी सिस्टम प्रणाली ना हो, यानी कि मल्टी सिस्टम जो आपका रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, तो क्या होगा, एक ही पार्टी का दबदबा रहेगा, वो अपनी मर्जी से जो रूल पास करेगी उसको मानना पड़ेगा। अभी क्या है, मल्टी पार्टी है, एक विपक्ष में है एक पक्ष में है, तो एक रूल अगर पास करवाने के लिए बोलता है तो दूसरी पार्टी उसमें कमियां या उसके फायदे गिनाती है। अगर उसमें कमियां हैं तो उसको पास नहीं होने देती है, अगर उसमें फायदे हैं तो उसको पास होने देती है। तो एक जो है समीक्षा करता है और एक जो है उसकी उसके बारे में लागू करने की बातें करता है। तो आपस में दोनों पार्टियां जो हैं एक दूसरे के ऊपर निगाह रखती हैं कि कोई भी गलत काम ना कर पाए। इसीलिए एग्जिस्टेंस अगर चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, तो हमें मल्टी पार्टी सिस्टम रखना ज़रूरी है। उसके बाद में वाटर रेवोल्यूशन, ठीक है, जल क्रांति के बारे में पूछा गया है। जल क्रांति के बारे में हम बताएंगे। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, ये क्या बोल रहा है ये देख लीजिए। पहले पॉइंट में बोला गया, द डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा
also known as waterman of India, has brought water revolution in Rajasthan। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जो थे, इन्होंने, इनको जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने वो किया था, वाटर रेवोल्यूशन जो है, यानी कि वाटर जो क्रांति थी, जल क्रांति जो थी, इसका जो है सूत्रधार इन्हीं को माना जाता है, मतलब मेन आदमी इन्हीं को माना जाता है। वो भी राजस्थान में जो है इन्होंने ये अटेम्प्ट किया था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, जिन्हें भारत का वाटरमैन भी कहा जाता है, पानी को लेकर के इन्होंने राजस्थान में क्रांति की। दूसरा जो पॉइंट है, ही बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ बिल्डिंग थाउजेंड्स ऑफ जोहड़ इन राजस्थान। और जोहड़ जो है, जोहड़ एक तरह का जो है जगह होती है जो ह्यूमन मेड होता है, जैसे आप और मैं बना सकते हैं। तो ये जोहड़ बनाया था, और उस जोहड़ में, जोहड़ क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, तालाब देखा होगा, तो तालाब, राजस्थान में तालाब की जगह उनको जोहड़ जो हम यूज़ करते हैं। तो वो जोहड़ जो है इनके, ये इसलिए फेमस हुए थे कि इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ जोहड़ जो है राजस्थान में बनवाए थे, ठीक है ना। वो राजस्थान में हजारों जोहड़ बनाने के कारण जो है प्रसिद्ध हो गए थे। ही रिविव्ड रिवर्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान में नदियों को भी जीवित जीवित कर दिया था। मतलब कई जगह पे जहाँ पर पानी की पहुँच नहीं थी, या जो नदियाँ थी सूखी हुई, वहाँ तक जो है इन्होंने पानी पहुँचाया, बहुत सारे मतलब क्रांतिकारियों को लेकर के। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन तरुण भारत संघ। ठीक है, इन्होंने एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा था तरुण भारत संघ, ठीक है ना। और विच वर्कड फॉर बिल्डिंग 11,000 जोहर्स इन हंड्रेड्स ऑफ विलेज। और तरुण भारत जो संघ इन्होंने बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उन्होंने 11,000 जोहर, यानी 11,000 जोहर जो है 100 विलेजेस में बनाए। इसके बाद में ऑल ओवर इंडिया ही स्टार्टेड ए कैंपेनियन फॉर वाटर कंजर्वेशन और रिव्यूअल ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हिज सोशल मूवमेंट इज एक्टिव फॉर लास्ट 31 ईयर्स। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में, यानी कि पूरे भारत में, उन्होंने जल संरक्षण, नदियों के जो जो नदियाँ थी उनको फिर से जीवित करने का, जो सूखी नदियाँ थी उनको फिर से जीवित करने का, या उनको बोलते हैं पुनरुद्धार किया उनका, वन संरक्षण किया, वन्य जीवन संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया, और उनका सामाजिक आंदोलन पिछले 31 वर्षों से अभी भी सक्रिय है। और इसमें छठा जो पॉइंट हम लिख सकते हैं, ही वन द स्कॉटलॉम वाटर प्राइज एन अवार्ड फ्रॉम एज द अवार्ड नॉन एज द नोबल प्राइज फॉर वाटर। और इन्होंने जो है इनको स्टॉक होम पुरस्कार जो है दिया गया, या इन्होंने जीता। और ये पुरस्कार पानी के लिए नोबल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पोर्शन है, इसमें डू एज डायरेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर आपको जो है प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस दिए गए हैं। इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट पार्ट क्या भरोगे, ये आपसे पूछा गया है। इसमें देखिए आपका पूरा लास्ट में जो है काउंटिंग ऑफ वोट्स है। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा आपका फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट को फाइनल करेंगे। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स। उसके बाद नॉमिनेशन होगा जो कैंडिडेट्स हैं उनके, और उनकी सिक्योरिटी जो होती है उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स की। फिर उसके बाद में इलेक्शन कंपेनियन चलाया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। फिर एक्चुअल वोटिंग जो होगी उस दिन हो जाएगी, और जैसे ही वोटिंग होगी उसके बाद में काउंटिंग ऑफ वोट्स चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो ब्लैंक स्पेस था इसको भरना था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पर रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र जो है उसको आपको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, और आसानी से आप लिख सकते हैं इसमें क्या क्या आ जाएगा। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एक आती है, उसको हम लिख सकते हैं कहीं भी किसी पॉइंट पे। तो वो रीजनल पार्टीज जो महाराष्ट्र हैं उसका नाम है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना है।
और एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी है, वो भी महाराष्ट्र रीजनल पार्टीज़ में आती है। शिवसेना है आपका, बहुत पॉपुलर है, ये भी महाराष्ट्र के रीजनल पार्टीज़ में आती है। और इसके में समाजवादी पार्टी है, ये भी आपके महाराष्ट्र रीजनल पार्टीज़ में आती है। तो इन सभी चीज़ों को आप इसमें लिख सकते थे कहीं भी। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो हो गई, आपका शिवसेना हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो भी है इसमें शामिल होती है। इसके बाद जो है आंसर इन ब्रीफ एनी वन आपको देना है। इसमें पूछा गया है विच डिसीजंस ऑफ कोर्ट हैज़ रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो इसमें सीधा सीधा पूछा गया है, बोला गया है कि न्यायपालिका यानी कोर्ट जो है, इसका कौन सा डिसीजन जो है वो मान सम्मान, औरतों के मान सम्मान का जो है उसको जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हम इस आंसर को चलो देख लेते हैं, और इस आंसर के थ्रू जो है हम, ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा ये सेकंड लास्ट रहेगा, इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। और आपको जैसे मैंने बताया है कि आपके मैथ्स को कंप्लीट, दोनों मैथ्स के पेपर जो है मैंने सॉल्व करा दिए हैं। उसके अलावा जो है आपका साइंस का दोनों पार्ट जो है, साइंस 1 साइंस 2, वो भी करा दिया है। अब भाई एसएसटी का पार्ट 1 चल रहा है और पार्ट 2 इसके बाद आने वाला है। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट सॉल्व किए जा रहे हैं। ऑलरेडी 2020 के पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। 2019 के पेपर सॉल्व हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं। सारी की सारी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के एंड में मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सीधा सीधा अगर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएँ, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं विच डिसीजंस ऑफ कोर्ट हैज़ रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो न्यायालय के किन निर्णयों के परिणाम स्वरूप जो है महिलाओं के मान सम्मान की, गरिमा की रक्षा जो है हुई है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहला है हम आंसर स्टार्ट करेंगे, द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट्स जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं कोर्ट्स के, यानी कि न्यायालय के, सरकार के ओर से जो भारत के सभी नागरिक होते हैं, उनको सभी को न्याय प्रदान किया जाता है। फॉलोइंग आर द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट दैट हैव रिजल्टेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ ए वुमेन। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो न्यायालय द्वारा यानी कि अदालत के कुछ निम्नलिखित फैसले हैं जिनके परिणाम स्वरूप हम महिलाओं के सम्मान और उनके मान सम्मान के रक्षा की जो है इसमें बातें की गई हैं। तो वो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा, द एनफोर्समेंट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट बाय द कोर्ट हैज़ रिजल्टेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब देखिए, पहले क्या है, लोग बाग जो है औरतों को बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चर करते थे, और उनका डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था, यानी घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे। तो इसके लिए एक एनफोर्स किया गया लॉ, और उसने जो है रिजल्ट किया प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम कह सकते हैं न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम बनाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं घरेलू हिंसा वायलेंस जो है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, वायलेंस मतलब हिंसा, प्रोविजन मतलब निषेध, और एक्ट मतलब नियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा हम कह सकते हैं न्यायालय द्वारा जो है घरेलू हिंसा निषेध का एक नियम लागू करके महिलाओं के सम्मान, आत्मसम्मान की जो है रक्षा की गई। और सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं दिस एक्ट हैज़ रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशंस एंड authoritarianism. It also expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in the true sense. अगर हम इस बात को समझें, तो जो अभी एक्ट जो एनफोर्मेंस किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, इसकी वजह से क्या हुआ कि इस अधिनियम ने, जो लोग बाग मानते थे ना अपने आप को कि अरे ये तो लेडीज़ है, पहले के टाइम में क्या है कि आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानता था कि मैं हूँ, मतलब पुरुष की वो चलती थी दादागिरी। तो इस अधिनियम ने जो वर्चस्व जो होता है और सत्तावाद होती है, जो आपका डोमिनेशन जो होता है वर्चस्व, और आपका ऑथोरिटारिज्म जो होता है, जिसमें हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं एक तरह से सत्तावाद, पारंपरिक सत्तावाद, इन रूपों को जो है खारिज कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। और इट ऑल्सो एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टू मेक इट इंक्लूसिव इन द
ट्रू सेंस, और इसी ने लोकतंत्र में सही मायने में जो है लोकतंत्र को समावेशी यानी सभी के लिए बराबर बनाने के दायरे का जो है विस्तार किया। इसके बाद और थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं इवन द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, और यहाँ तक कि दहेज निषेध अधिनियम या जो कह सकते हैं दहेज अधिनियम एक्ट जो है पारित हुआ। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट भी पारित हुआ, और यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो है ये सारे के सारे जो इन्होंने इवन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअल हरेसमेंट एंड द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड हैज रिजल्टेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, दस क्रिएटेड ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट। अगर हम कहें सीधे सीधे तो यहाँ तक कि दहेज निषेध अधिनियम है, यौन उत्पीड़न अधिनियम आदि ने जो है पिता और पति की संपत्ति में समान हिस्सेदारी के अधिकार के परिणाम स्वरूप जो है महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा हुई, और इस प्रकार उनके विकास को सुरक्षित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण जो है यहाँ से मिला। तो ये सारे पॉइंट्स जो है अगर हम कोर्ट की माने, डिसीजन ऑफ कोर्ट जो है इन्होंने ये सारे के सारे चीज़ें पास की थी। आप इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान से जरूर सुन लें, पढ़ लें। और अंतिम क्वेश्चन जो है वाई मूवमेंट्स नीड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, हम कह सकते हैं आंदोलन को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है। तो पहला रीजन क्या हो सकता है, द सक्सेस ऑफ एनी मूवमेंट डिपेंड ऑन लीडरशिप, द मूवमेंट रिमेन्स एक्टिव बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडर। हम कह सकते हैं कि किसी भी जो आपका एनी सक्सेस ऑफ एनी मूवमेंट यानी कि किसी भी आंदोलन की सफलता में नेतृत्व जो है वो काफ़ी निर्भर करता है, और मजबूत नेता की वजह से ही जो है आपका ये आंदोलन जो है ये चल सकता है या चलता रहता है। सेकंड जो है द डिसीजन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्ट्रेटजी ऑफ एजिटेशन एंड डिसाइडेड एंड एजिटेशन आर डिसाइडेड एंड टेकन बाय द लीडर्स। और द डिसीजन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मूवमेंट यानी कि जो आंदोलन का उद्देश्य क्या है और उसके लिए कार्रवाई का कार्यक्रम क्या है, उसकी रणनीति क्या है, इन सभी के बारे में जो आंदोलन का निर्णय जो है वो नेता द्वारा ही लिया जाता है। और थर्ड पॉइंट में हम बता सकते हैं फर्म लीडरशिप हैज़ ए वाइड रीच, अगर दृढ़ निश्चय है तो उसकी बहुत ज़्यादा पहुंच होती है, बहुत बड़ा पहुंच होती है उसकी। दे कैन गेट पब्लिक सपोर्ट मेकिंग द मूवमेंट वेरी इफेक्टिव, और इतना बड़ा होता है कि उस समय उनको अगर प्रभावशाली बनाना है तो वो जनता का समर्थन भी उनको मिल जाता है। सो द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज अपमोस्ट एसेंशियल। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए एक मजबूत नेतृत्व जो है उसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। आप सभी लोग जो भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर आप करना भूल जाते हैं, शेयर करिए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इनमें सारे वीडियोस अवेलेबल हैं आपके, उनको देख करके आप अपने एग्जाम्स की बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।